हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको अपनी जो इंटरनेशनल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप हमारे सारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। देखिए, कंपोनेंट्स में जो मेन दो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट एज एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अब एक एक करके हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। देखिए, इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट वास्तव में है क्या। देखिए, हर एक बिजनेस यूनिट, जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेज है, उसके कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, और वास्तव में यही इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो मिलकर जो है इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। यानी कि वही जो फैक्टर्स हैं जो बिजनेस के एंटरप्राइज के अंदर होते हैं, उन्हीं को इंटरनल फैक्टर्स या इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया, फिजिकल इन ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, यानी कि कंपनी के जो भी मशीनरीज हैं या लेबर है, इनकी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाएंगे। इसी तरीके का बिजनेस का जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी बिजनेस के जो मैनेजमेंट है, उनकी जो पॉलिसीज़ है, मैनेजर पॉलिसीज़। इसके अलावा उस बिजनेस एंटरप्राइजेस का जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है, उस बिजनेस की जो कॉर्पोरेट इमेज बनी हुई है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, वो भी इंटरनल फैक्टर्स में आती है। इसके अलावा उस बिजनेस एंटरप्राइजेस की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो कैपेबिलिटी है, वो भी इंटरनल फैक्टर्स में आती है। इसके अलावा जो कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है वो कितनी डायनामिक है, डायनामिक मतलब बहुत ही अलर्ट है, एक्टिव है जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसके प्रति, और उसका विजन कैसा है, मतलब कितनी वो दूरदर्शिता रखती है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सब इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए, एक हो सकता है कि जो एक फर्म है उसके पास जो है फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज बहुत लार्ज क्वांटिटी में हो, तो नेचुरल बात है ये एक इंटरनल फैक्टर है, रिसोर्सेज। अब मान लीजिए किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस के पास फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज लार्ज क्वांटिटी में है, तो वो क्या कर पाएगी। उसके लिए फ़ायदा ये है कि वो फिर बहुत सारी नेशंस में अपना बिजनेस फैला पाएगी, बहुत जगह मार्केटिंग कर पाएगी। लेकिन दूसरी ओर वाइस वर्सा, अगर मान लीजिए जो उसके रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, तो ऐसे केस में जो है वो केवल लिमिटेड नेशन में ही अपने बिजनेस को फैला पाएगी, वो भी खासकर जो नेबरिंग नेशंस हैं उन्हीं में ही वो एंट्री कर पाएगी। ऐसे ही एक और इंटरनल फैक्टर आता है, वो आता है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव। यानी कि उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी डिसाइड करने में बहुत इम्पैक्ट करता है बिजनेस को। अब मान लीजिए बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये तय करेगा कि जो कंपनी है, जो बिजनेस यूनिट है, वो किस तरीके से किसी फॉरेन कंट्री को इवेलुएट करे, यानी कि किस तरीके से तय करे कि उसे किस कंट्री में एंट्री करनी है और किस कंट्री में एंट्री नहीं करनी। मान लीजिए किसी बिजनेस यूनिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो केवल इतना ही है कि जो भी उसका सरप्लस प्रोडक्शन है, यानी कि जो उसके पास एक्सेस प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, यानी कि होम इंडस्ट्री में या होम कंट्री के अंदर, जो डोमेस्टिक कंट्री में या होम कंट्री में नहीं बिक पा रहा, केवल उस एक्सेस सरप्लस प्रोडक्शन को ही खपाना है, उसी को बेचना है, तो वो ऐसे देशों को एनालाइज करेगी जहाँ पर जो है टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर कम हो, उसके अलावा डिमांड अच्छी हो, वहाँ की जो एग्जिम पॉलिसी है, यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी है, वो लिबरल हो, तो वो कंट्री जो है, वो कंपनी जो बिजनेस यूनिट है, वो केवल ऐसी कंट्री को इवेल्यूएट करेगी। लेकिन दूसरी ओर मान लीजिए उस बिजनेस यूनिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो गुड्स को है वो लार्ज क्वांटिटी में सेल करना है, लार्ज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करना है, और वो भी रेगुलर बेसिस पे। तो ऐसे केस में वो इस तरीके से अदर कंट्री को इवेल्यूएट नहीं कर सकती। उस केस में उस बिजनेस यूनिट को क्या करना होगा, उसे अपनी खुद की जो मार्केटिंग सब्सिडरीज हैं वो खोलनी पड़ेंगी, या फिर खुद का जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा फॉरेन नेशंस के अंदर। इसी तरीके से जो इंटरनल मार्केटिंग के जो भी फैक्टर्स होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, वो वास्तव में जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, उसके अंडर कंट्रोल होते हैं। जैसे एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, जो इंटरनल फैक्टर्स है, वो है ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं। अब उनकी क्वालिटी क्या है, यानी कि वो कितने कैपेबल हैं, उनकी कम्पिटेंट कैपेबिलिटी कितनी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ काफ़ी स्किलफुल हैं, ट्रेंड हैं, अपने बिजनेस के प्रति डेडिकेटेड हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होगा, नेचुरली तो जो बिजनेस है, वो कंपनी है, वो काफ़ी तरक्की करेगी, बहुत हाइट पे जाएगी।
मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो डे बाय डे बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगी। वहीं इसका एक अपोजिट वर्जन ले लेते हैं, वाइस वर्सा कर लेते हैं। मान लीजिए जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, खासकर जो सेल्स एम्प्लॉयज़ हैं, वो कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उससे क्या होगा, जो उनकी एफिशिएंसी है वो नेचुरली डाउन होगी और वो फिर हो सकता है कि स्ट्राइक पे चले जाएं। अब ये सारी जो बातें हैं वो नेचुरली तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करेंगी। तो ये डिफरेंट इंटरनल फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों ही तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक और इंटरनल फैक्टर्स आता है, वो आता है जो कंपनी की जो कंपनी की जो भी मतलब जो टॉप मैनेजमेंट होती है। अब देखिए, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको स्कैन कौन करता है, उसको एनालाइज कौन करता है? नेचुरल बात है, जो कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है, खासकर मैनेजर, डायरेक्टर, टॉप ऑफिशियल्स, वही इसको एनालाइज करते हैं, वही इसको स्कैन करते हैं। और ये किसका पार्ट है? वो इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट का पार्ट है। अगर मान लीजिए जो कंपनी के डायरेक्टर हैं वो काफ़ी बहुत ब्रॉड विजन रखते हैं, काफ़ी दूरदर्शी रखते हैं और उनकी जो थिंकिंग का लेवल है वो काफ़ी क्रिएटिव है, मतलब कुछ नया नया सोचने की उनके अंदर है, कुछ नए आइडिया जनरेट करते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो फ्यूचर के जो भी चेंजेस हैं, जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आने हैं, उसको बहुत पहले से भाप लेंगे, उसको पहले से स्कैन कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग टाइमली अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो उनको फ्रेम कर पाएंगे। यानी कि जो भी अपनी जो बिजनेस की पॉलिसीज़ हैं उनको उसी के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही चेंज कर पाएंगे। तो ये भी जो इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर्स है जो बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। ऐसे ही इंटरनल फैक्टर्स में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आता है जो कि मार्केटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए, किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कितना अच्छा है, कितना डीप है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। मान लीजिए अगर किसी कंपनी की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाई लेवल पे है, तो वो आसानी से अपने कंपटीटर को हरा पाएगा, अपने प्रोडक्ट में नई फीचर्स ऐड कर पाएगा और जो अपने कंपटीटर से जो है मार्केट शेयर एक्वायर कर पाएगा। ये यूँ कहे कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा जो उसके यूनिट्स हैं वो ज़्यादा बिक पाएंगी। तो ये वन ऑफ द फैक्टर्स है। तो यानी कि इंटरनल फैक्टर्स में बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं और ये सारे कंपोनेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो एक ज़रूरी हो जाता है एक बिजनेस के लिए इन सारे इंटरनल फैक्टर को ईजिली स्कैन करें। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जितने भी इंटरनल फैक्टर्स हैं, चाहे वो मैन, मटेरियल, मशीन, एम्प्लॉयज़ एटसेट्रा वट एवर भी, ये सारे कंट्रोलेबल है। क्यों कंट्रोलेबल है? अगर मान लीजिए कंपनी के एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं हैं तो बिजनेस उसको चेंज कर सकती है। टॉप मैनेजमेंट अच्छा वर्क नहीं कर रही तो उसको चेंज कर सकती है। कंपनी की मशीनरी अच्छी नहीं है तो उनको रिप्लेस कर सकती है। ये सब कहीं ना कहीं हद तक, कुछ हद तक बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, बिजनेस इसको आसानी से डील कर सकता है। लेकिन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड आता है एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अब ये जो एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, यही वास्तव में मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मेन पार्ट है। अब अगर यूँ कहें कि एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को ही इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं तो गलत नहीं होगा। तो वास्तव में एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है क्या? देखिए, एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है कि ये कुछ एक एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं जो बिजनेस एंटरप्राइजेस के चारों ओर होती हैं, वो बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। किस टाइप की फोर्सेज है, किस तरीके के फैक्टर्स हैं? जस्ट लाइक इकोनॉमिक फैक्टर, सोशो कल्चर फैक्टर्स, गवर्नमेंट फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स। यानी कि बिजनेस के चारों ओर क्या इकोनॉमिकली हो रहा है, वहाँ का जो रीति रिवाज, जो भी सोशल कल्चर है वो किस तरीके के हैं, सरकार किस तरीके की नीतियाँ बना रही हैं, वहाँ के कानून का क्या लेवल है, ये सब इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा डेमोग्राफिक फैक्टर्स, यानी कि वहाँ के जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, जियो फिजिकल फैक्टर्स, यानी कि उस कंट्री की जो लोकेशन है वो किस तरीके की है। इसके अलावा ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, ये वास्तव में टोटली अनकंट्रोलेबल है। यानी कि बिजनेस इसको चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही हर एक बिजनेस यूनिट या फर्म की जो डिसीजंस हैं उन सबको इम्पैक्ट करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया जाए। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो एक बिजनेस के जो चारों ओर फैली हुई जो सराउंडिंग्स हैं, यानी कि उसके जो चारों ओर जो भी फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी फंक्शंस को इम्पैक्ट करते हैं, उसकी वर्किंग के ऊपर प्रभाव डालते हैं, वही वास्तव में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स हैं। अब ज़्यादातर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स के जो फैक्टर्स हैं वो कंपनी के बिजनेस यूनिट के जो कंट्रोल से बाहर होते हैं। अब लेकिन बाहर तो होते हैं, लेकिन ये इनकी एक और खासियत है कि बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए दोनों चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं।
अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं एज वेल एज थ्रेट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक बिजनेस एंटरप्राइजेस किस तरीके से सक्सेस गेट कर सकता है? देखिए, एक बिजनेस एंटरप्राइजेस तभी सक्सेस गेट कर सकता है अगर वो इन जो भी बिजनेस के चारों ओर सराउंडिंग्स हैं उनके लिए काफ़ी अलर्ट रहे, उनको बार बार उनके बारे में जानकार रहे, जागरूक रहे। इसके अलावा जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही है उसको अंडरस्टैंड कर सके। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही है, जो भी चेंजेस आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी को चेंज कर सके। यानी कि जो बिजनेस एंटरप्राइजेज है उन चेंजेस को कितना अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर पाता है, कितने अच्छे तरीके से अपने अंदर समा पाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत ही वाइड टॉपिक है, बहुत ही डीप डिस्कशन का पॉइंट है, जिसे हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स के भी दो कंपोनेंट आते हैं। एक आता है माइक्रो और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, दूसरा आता है मैक्रो और जनरल एनवायरनमेंट। इन दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले माइक्रो या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। देखिए, माइक्रो या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्या है? ये भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी वही फोर्सेस हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन इन फोर्सेस की खासियत क्या है? ये फोर्सेस जो है वो बिजनेस के काफ़ी क्लोज होती हैं, बिजनेस यूनिट के, और उसकी जो वर्किंग है उसको इम्पैक्ट करती हैं, उसके ऊपर इफेक्ट डालती हैं। यानी कि इन फैक्टर से या तो बिजनेस की जो वर्किंग है वो इम्प्रूव हो सकती है या डिप्रूव हो सकती है, यानी कि अप जा सकती है या फिर डाउन जा सकती है। इसलिए इसे ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं बिजनेस का। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है? देखिए, इसके अंदर जो है इंक्लूड है कंपनी का इमीडिएट एनवायरनमेंट, जो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्पैक्ट करता है, यानी कि जो बिल्कुल कंपनी से क्लोज है, नियर है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड आता है? इसके अंदर आते हैं सप्लायर्स, जो कंपनी को गुड्स सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं या कंपोनेंट सप्लाई करते हैं। कस्टमर, जिन्हें हम गुड्स बेचते हैं। मार्केट इंटरमीडिएट्स, यानी कि वो भी जो मीडिएटर हैं जो हमारे गुड्स को सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कंपटीटर, पब्लिक, ये सारे जो हैं इस जो माइक्रो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं। अब ये जो फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक इंडस्ट्री की जितनी भी कंपनी है, जितनी भी फर्म है, उन सबको वो सेम तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, नहीं। इस माइक्रो एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर तो इंडस्ट्री की जो कंपनियां हैं उनको लगभग सेम तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन कुछ जो फैक्टर्स हैं वो क्या होता है, किसी न किसी फर्म को इंडिविजुअल इम्पैक्ट करते हैं। यानी कि हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव वो किसी एक पर्टिकुलर फर्म पर आए, लेकिन उसी इंडस्ट्री की जो दूसरी फर्म है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट ना आए। तो यानी कि ये जो माइक्रो एनवायरनमेंट है काफ़ी बिजनेस के क्लोज होते हैं। ज़्यादा इसके बारे में समझने के लिए हम कुछ एक इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर क्या कहते हैं? देखिए, द माइक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर in the company's immediate environment which affect the performance of business unit. These include suppliers, marketing intermediaries इनकी मध्यस्थ, competitors, customers and public। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो कहना चाहते हैं माइक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है वो उन फैक्टर को कंसिस्ट करता है, उनको इंक्लूड करता है जो कि बिजनेस के काफ़ी नियर होते हैं, इमीडिएट होते हैं, और जो बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो वर्किंग है, उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही तरह का इम्पैक्ट डालते हैं। जिसके अंदर कौन आते हैं? सप्लायर आते हैं, जो बिजनेस को रॉ मटेरियल या कंपोनेंट सप्लाई करते हैं। मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स आते हैं, यानी कि जो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। कंपटीटर आते हैं, जो हमारे जैसा गुड्स बनाते हैं। कस्टमर आते हैं, जिनको हम गुड्स बेचते हैं, सप्लाई करते हैं। एंड पब्लिक, ये पब्लिक है, ये भी बहुत इम्पैक्ट है। ध्यान रखना, ये पब्लिक दोनों तरह की हो सकती है। वो हमारी गुड्स की यूज़र भी हो सकती है और ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे गुड्स की यूज़र हो, नॉन यूज़र भी जो है, लेकिन वो पब्लिक का मतलब है जो एक इंडिपेंडेंट है, जिसका डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गुड्स से इम्पैक्ट करती है, बिजनेस को इम्पैक्ट डालती है। एक सेकेंड डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन आती है अकॉर्डिंग टू हिल एंड जॉन्स। द माइक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स that directly affect the company such as competitors, customers and suppliers। क्या कहना चाहते हैं हिल एंड जोन्स? लगभग सिमिलर टाइप की डेफिनेशन है। ये कह रहे हैं माइक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है एक कंपनी का, वो कंसिस्ट करता है उन एलिमेंट्स को जो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। इनका जो इम्पैक्ट है वो कंपनी में डायरेक्ट आता है। वो कौन कौन से एलिमेंट हैं? वो कंपेटिटर्स हैं, इनकी जो हमारे तरह का सिमिलर टाइप का गुड्स बनाते हैं। कस्टमर्स हैं, जिन्हें हम गुड्स बेचते हैं। सप्लायर्स हैं, जो हमारे को रॉ मटेरियल या कंपोनेंट सप्लाई करते हैं। तो काफ़ी हद तक जो डेफिनेशंस है वो बिल्कुल हद तक सिमिलर टाइप की है। आई होप आपको ये डेफिनेशंस और मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। यानी कि जो माइक्रो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हम कंपोनेंट डेफिनेशन में भी आया, मीनिंग में भी आया, वो आया सप्लायर। देखिए, सप्लायर कौन है?
देखिए हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेज जो है उसको बहुत सारे जो है सप्लायर होते हैं, इनके उसको जो रॉ मटेरियल और कंपोनेंट सप्लाई करते हैं जिसके बेस पे वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है। अब इन सप्लायर्स का बहुत इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस एंटरप्राइजेस पे, और खासकर ये इंडिविजुअल इंपैक्ट डालता है। ऐसा नहीं है सप्लायर का जो इंपैक्ट है वो इंडस्ट्री की सभी फर्म को सेम इंपैक्ट डालेगा, नहीं, वो हो सकता है किसी पर्टिकुलर फर्म पे इंपैक्ट डाले और किसी पर्टिकुलर फर्म पे ना डाले, क्योंकि वो सप्लायर जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्री की सभी फर्मों को वो अपना रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा हो, वो किसी न किसी पर्टिकुलर फर्म को ही सप्लाई कर रहा होगा या कुछ फर्म को सप्लाई कर रहा होगा। इस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है रिलायबिलिटी। देखिए रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि जो सप्लायर है वो रिलायबल होना चाहिए। अगर मान लीजिए जो सप्लायर है वो रिलायबल है तो उसका फ़ायदा बिजनेस को ये होगा कि बिजनेस जो है वो काफ़ी स्मूथली वर्क करेगा, बिल्कुल ईजिली चलेगा, क्योंकि हमें टेंशन नहीं होगी, हमें पता है हमारा सप्लायर जो है वो रिलायबल है, वो रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स टाइम पे डिलीवर कर देगा, इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अदरवाइज़ अगर मान लीजिए सप्लायर है वो रिलायबल नहीं है तो ये बिजनेस यूनिट के लिए टेंशन का काम है। उस केस में बिजनेस यूनिट को क्या करना पड़ेगा, अपने पास रॉ मटेरियल का या कंपोनेंट्स का काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में स्टॉक रखना पड़ेगा, और उसका नेगेटिव इंपैक्ट यह आएगा कि जो बिजनेस की जो कॉस्ट है, खासकर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो बढ़ जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है सप्लायर से, वो आता है मल्टीपल सप्लायर। देखिए किसी एक पर्टिकुलर सप्लायर पे डिपेंड रहना नेचुरली एक बिजनेस के बहुत बड़ा रिस्की है, क्योंकि हो सकता है उस सप्लायर के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, कुछ प्रॉब्लम में वो फंस जाए, जस्ट लाइक मान लीजिए उसके यहाँ स्ट्राइक हो जाए, लॉकआउट हो जाए, या फिर किसी और अदर प्रॉब्लम में जो है सप्लायर फंस जाए। अब क्योंकि प्रॉब्लम तो कहाँ है, सप्लायर के यहाँ है, लेकिन अगर उसके यहाँ प्रॉब्लम होगी तो वो हमें गुड्स सप्लाई नहीं कर पाएगा, और वो प्रॉब्लम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे बिजनेस के ऊपर भी आ जाएगी। तो नेचुरली बात है एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर सप्लायर पे डिपेंड ना रहे, बल्कि उसे मल्टीपल सप्लायर रखने चाहिए, ताकि उसकी जो गुड्स की जो फ्लो है उसके पास, यानी कि जो उसके पास गुड्स आता रहे, उसमें स्मूथनेस बनी रहे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट आता है माइक्रो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट का, वो आता है कस्टमर। देखिए कस्टमर जो है किसी भी बिजनेस यूनिट का एक सेंट्रल पॉइंट होते हैं, क्योंकि कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी की जा रही है वो किसके लिए की जा रही है, फाइनली नेचुरली कस्टमर के लिए ही की जा रही है। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस की जो सक्सेस है वो नेचुरली इसी चीज़ पे डिपेंड है कि वो कस्टमर को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाती है, यानी कि उनकी जो नीड्स है, उनकी जो टेस्ट है, उनके जो लाइक्स है, वो कितना उसको आइडेंटिफाई कर पाती है, और कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको कितना बढ़ा पाती है। तो हर एक बिजनेस यूनिट के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो कस्टमर की नीड्स को आसानी से भाप पाए, उसको आसानी से पहचान पाए। अब दिक्कत क्या है कि अब जो कंपटीशन का लेवल है वो डे बाय डे लगातार बढ़ रहा है। अब उस वजह से क्या हो रहा है कि कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करना और सेटिस्फाई करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, बहुत ही चैलेंजिंग होता जा रहा है। खासकर न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अब बिजनेस यूनिट्स क्या करती हैं, वो कस्टमर रिसर्च एक्टिविटीज़ करती हैं। कस्टमर रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए सर्वे करवाती हैं, उसके लिए कुछ थर्ड पार्टी फर्म को हायर करती हैं। इसके अलावा अपने जो प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइन जैसे कस्टमर की नीड और रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करती हैं। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं। इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। अब कस्टमर जो है वो कई तरह के हो सकते हैं। किस किस तरह के कस्टमर हो सकते हैं, होलसेल कस्टमर भी हो सकता है, रिटेल कस्टमर भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल कस्टमर भी हो सकता है। अब जो होलसेल कस्टमर है वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदेगा, रिटेल कस्टमर कंपेरेटिवली स्मॉल क्वांटिटी में खरीदेगा, इंडस्ट्रियल कस्टमर जो इंडस्ट्रियल गुड्स खरीदेगा लाइक रॉ मटेरियल एटसेट्रा। इसके अलावा गवर्नमेंट या अदर इंस्टीट्यूशन भी कस्टमर हो सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो कस्टमर्स हैं इनके लिए जो बिजनेस यूनिट को डिफरेंट टाइप के जो है प्रोडक्ट बनाने चाहिए, और इन डिफरेंट टाइप के क्लासेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और इन डिफरेंट टाइप के कस्टमर की एक और खासियत होती है, इनका जो इनकम लेवल है, इनका जो टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, वो भी डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि इन सबका इनकम लेवल और जो टेस्ट वगैरह है वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। अब इनकी क्योंकि अगर इनकी जो इनकम लेवल और जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस है उनमें डिफरेंस आएगा, तो उनके जो बाइंग हैबिट्स है उनमें भी डिफरेंस आएगा। कैसे, अब मान लीजिए कोई कस्टमर जो हाई इनकम लेवल ग्रुप का है तो वो क्या करेगा, वो कॉस्टली प्रोडक्ट बाय करेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है तो वो नेचुरली चीपर प्रोडक्ट बाय करेगा। इसी तरीके से अगर जो बिजनेस यूनिट है वो इसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि जो डिफरेंट टाइप के कस्टमर है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है अपने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाए, और उनकी खासियतों के अकॉर्डिंग ही उन डिफरेंट कस्टमर को जो है कुछ ग्रुप में कन्वर्ट करे, यानी कि उनका एक सेगमेंट बनाए, और हर एक सेगमेंट के लिए अपना एक अलग
प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन करे ताकि वो डिफरेंट सेगमेंट्स के जो कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। अब ये जो डिफरेंट कस्टमर्स होते हैं इनके सेगमेंटेशन किस बेस पे बनाए जा सकते हैं, इसके लिए कई बेसिस हो सकते हैं जिसके बेस पे जो कस्टमर का सेगमेंटेशन किया जा सकता है। जैसे इनकम लेवल, जिस मतलब अलग अलग कस्टमर की क्या इनकम है उसके बेस पे उनका सेगमेंट किया जा सकता है। इनकी सिमिलर टाइप की इनकम लेवल को एक ग्रुप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा क्वांटिटी भी परचेज, यानी कि वो किस मात्रा में गुड्स को खरीदते हैं उसके बेस पे उनका सेगमेंटेशन किया जा सकता है, ग्रुप बनाए जा सकते हैं। उनके जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस हैं कस्टमर के उसके बेस पे उनके सेगमेंट बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर की जो एज है उसके बेस पे सेगमेंटेशन बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा उनकी जो पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल है कस्टमर्स की उसके बेस पे सेगमेंट्स या ग्रुप बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो ज्योग्राफिकल एरिया है, मान लीजिए जैसे एशिया के कस्टमर अलग हो गए, यूरोप के कस्टमर अलग हो गए, तो उसके उनके ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पे भी जो है कस्टमर का सेगमेंटेशन किया जा सकता है। इसके अलावा एजुकेशन ऑफ लेवल, इनकी कस्टमर लिटरेट है, इलिटरेट है या किस टाइप का है, बहुत ही हाई लिटरेटेड है, उसके बेस पे जो है उनके सेगमेंटेशन बनाए जा सकते हैं। तो कंक्लूजन तौर पे ये कह सकते हैं कि जो कस्टमर है और एक बिजनेस एंटरप्राइज है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आजकल के जो कम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, उसको सेटिस्फाई करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस का ये जरूरी है कि इस इंटरनल फैक्टर को, इस ऑपरेटिंग जो ये ऑपरेटिंग माइक्रो ऑपरेटिंग का जो इंटरनल फैक्टर है, एलिमेंट्स है कस्टमर, इसको बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करें। और कस्टमर अगर मान लीजिए सेटिस्फाई होगा तो आपके बिजनेस को बना देगा। अगर मान लीजिए कस्टमर डिससेटिस्फाई हो गया तो नेचुरल बात आपके जो बिजनेस का भविष्य है, फ्यूचर है, वो ब्राइट नहीं रहेगा। तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट डिस्कस करते हैं, मार्केट इंटरमीडिएट्स। अब ये मार्केट इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? देखिए, हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को मार्केट इंटरमीडिएट्स यानी कि जो भी मध्यस्थ होते हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। किस लिए हेल्प लेनी पड़ती है? ताकि गुड्स को वो फाइनल कस्टमर तक पहुंचा सके। अब इस इंटरमीडिएट में कौन कौन आते हैं? वो उसमें आते हैं एजेंट्स, ब्रोकर, जो नेचुरली तक गुड्स को जो है फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। वास्तव में ये एक लिंक का काम करते हैं, किसके बीच में? बिजनेस यूनिट और फाइनल कंज्यूमर के बीच में। और ये जो बिजनेस यूनिट के जो गुड्स हैं उसको प्रमोट करने में हेल्प करते हैं, उसको सेल करने में हेल्प करते हैं और उस गुड्स को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने में, इनकी डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। अब ये कौन कौन मार्केट इंटरमीडिएट्स हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं मिडिल मैन। मिडिल मैन में क्या क्या इंक्लूड है? देखिए, मिडिल मैन में आ जाते हैं होलसेलर, रिटेलर, डिपार्टमेंटल स्टोर। होलसेलर जो लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं, रिटेलर कंपेरेटिवली लो क्वांटिटी में बाय करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं जहां पर लगभग हर तरह के आइटम्स मिल जाती है, जिन्हें लार्ज रिटेल स्टोर भी कहा जा सकता है। दूसरे जो आते हैं दैट इज मार्केटिंग एजेंसीज। इन मार्केटिंग एजेंसीज में कौन कौन आते हैं? देखिए, इसके अंदर आते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हो गई, कंसल्टेंसी फर्म्स हो गई, मीडिया फर्म्स हो गई या मार्केट रिसर्च फर्म्स हो गई। ये सारे जो है मार्केटिंग एजेंसीज में शामिल होती हैं। तीसरे जो मिडिल मैन आते हैं दैट इज़ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। जैसे इसका नाम है, ये फाइनेंशियल से बिलोंग करते हैं। अब इसमें कौन आते हैं? बैंक्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, मनी मार्केट्स, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड पर्सनस आते हैं। अब देखिए, ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं बिजनेस को नहीं इम्पैक्ट करते, लेकिन कोई भी बिजनेस जो है क्या आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो बिना बैंक की हेल्प के अपना बिजनेस चला सकता है? बिल्कुल नहीं चला सकता, क्योंकि जब भी वो गुड्स बेचेगा या खरीदेगा तो उसको मनी की जरूरत पड़ेगी और मनी जो है वो ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी कहाँ? बैंक्स के थ्रू। इसके अलावा जो भी गुड्स का उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, नेचुरल बात है उसकी सेफ्टी के लिए वो उसका इंश्योरेंस करवाएगा। तो कहने का मतलब ये है, मान लीजिए उसको पैसों की जरूरत है तो वो नेचुरल बात कैपिटल मार्केट में शेयर इशू करके पैसे उगाएगा। तो ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स है डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बहुत हेल्प रहती है बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए। फोर्थ आता है फिजिकल इंटरमीडिएट्स। अब फिजिकल इंटरमीडिएट्स में कौन कौन आता है? इसमें आते हैं, देखिए, वेयर हाउसेस, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज। वेयर हाउसेस वो गोडाउंस वगैरह है जहाँ पर हम अपना गुड्स सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट एजेंसी जिसके द्वारा जो है प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक जो है अपने माल को आसानी से पहुँचा पाता है। नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है दैट इज कम्पिटिटिव यूनिट्स। अभी कम्पिटिटिव यूनिट्स कौन है? देखिए, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेज है ना, उसे अपनी जितनी भी एक्टिविटी हैं उसको एडजस्ट करना पड़ता है बिल्कुल ईजीली। किसके ईजीली? अपने जो कंपटीटर हैं उनके एक्शन और रिएक्शन के अकॉर्डिंग। यानी कि जो भी उसका कंपटीटर है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किस तरीके एक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसको अपनी स्ट्रेटेजी, पॉलिसी बनानी पड़ती हैं। अब ये वास्तव में कम्पिटिटिव यूनिट्स हैं कौन? देखिए, ये कम्पिटिटिव यूनिट्स वो हैं जो बिल्कुल हमारे जैसा गुड्स जो है प्रोड्यूस कर रही है, या फिर यूँ कहें कि वो ऐसा गुड्स प्रोड्यूस कर रही है जो बिल्कुल हमारे प्रोडक्ट का एक क्लोजर सब्स्टिट्यूट है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है, अब उसे ना केवल जो अदर मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है, अदर ब्रांड्स हैं मोटरसाइकिल के,
उनसे कंपटीशन फेस करना पड़ता है, बल्कि अदर जो टू व्हीलर कंपनी है जस्ट लाइक स्कूटर, यानी कि स्कूटी बनाने वाली, फोर स्टॉक स्कूटर बनाने वाली, उन कंपनी से भी जो है बहुत बड़ा उसको जो है कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो एक बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उस कंपटीशन लेवल में तभी अपने आप को एग्रेसिव कर पाएगा जो वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए और उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी को, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर पाए, मॉडिफाई कर पाए। ऐसे कंपटीशन लेवल में ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने कंपटीटर को आसानी से रीड करे, उसको एनालाइज करे। उसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि वो ना केवल जो अदर बनाने वाली कंपनीज़ हैं, यानी कि जो अदर मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है, उनका शेयर एक्वायर कर पाएगा, बल्कि जो स्कूटर बनाने वाली कंपनी है उनका शेयर भी जो है अपने पास आसानी से एक्वायर कर पाएगा। देखिए, आज का जो ज़माना है वो बहुत ही कंपटीशन का ज़माना में है, जिसे हम कह सकते हैं थ्रोट कट कंपटीशन है। आज कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेज शायद ही मोनोपोली सिचुएशन में है, हर एक को बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, खासकर कंज्यूमर प्रोडक्ट में, जस्ट लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, डिटर्जेंट्स हो गए, शैम्पू हो गए, टूथपेस्ट हो गए। इन सब प्रोडक्ट्स के अंदर इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, उसमें कंपटीशन लेवल बहुत 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 ज़्यादा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने कंपटीटर को कैसे हरा पाएंगे। आप अपने कंपटीटर को तभी हरा पाएंगे जब एक बिजनेस यूनिट जो है अपने कंपटीटर की जो स्ट्रेटेजी है, वो जो स्ट्रेटेजी बना रहा है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज करें, अंडरस्टैंड करें कि उसने किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई है, और उसके अकॉर्डिंग ही टाइमली जो है उसकी काउंटर स्ट्रेटेजी बनाए। काउंटर स्ट्रेटेजी का मतलब है उस स्ट्रेटेजी का सामना करने के लिए अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करें। इसके अलावा बिजनेस यूनिट को क्या करना चाहिए? इसके अलावा बिजनेस यूनिट को ये भी करना चाहिए कि वो जो उसका जो सामने कंपटीटर है, उसकी जो वीकनेस है उसको अंडरस्टैंड करे, और उस वीकनेस का फ़ायदा उठाकर जो है उसको अंडरस्टैंड करके अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करे, जिसका फ़ायदा ये होगा कि वो अपने कंपटीटर है उसको आसानी से हरा पाएगा। अगर मान लीजिए इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर वो अपने कंपटीटर को आसानी से, उसका कंपटीटर के एनवायरनमेंट को एनालाइज नहीं कर पाता, उस कंपटीशन को आसानी से जज नहीं कर पाता, तो ये बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, और हो सकता है कि बिजनेस को बंद करने की भी नौबत आ जाए। देखिए, एक और दिक्कत भी है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, उससे भी कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है। आज कंपटीशन जो है बहुत ज़बरदस्त हो गया है। आपको किस किस से कंपटीशन करना है? आपको अपनी खुद की, मान लीजिए जैसे ए नेशन की कंपनी है, उसे गुड्स बेचना है बी नेशन में, तो ए नेशन की कंपनी को सबसे पहले तो अपनी ही ए नेशन की जो अदर सिमिलर टाइप के गुड्स बनाने वाली जो अदर कंपनीज हैं वो भी बी नेशन में बेचेंगी, उनसे कंपटीशन करना है। इसके अलावा बी नेशन में उसी टाइप का गुड्स बनाने वाली जो ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्ट करती हैं, उनसे फेस कर रहे हैं कंपटीशन। इसके अलावा ए और बी नेशंस के अलावा अदर नेशंस, यानी जो भी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, वहाँ पर जो कंपनीज हैं जो सिमिलर टाइप का गुड्स बना रही है, उनसे कंपटीशन फेस करना है। तो जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ चुका है। तो ऐसे केस में वही बिजनेस एंटरप्राइजेस सर्वाइव कर पा सकता है, वही बिजनेस एंटरप्राइजेस ग्रो कर सकता है जो इस कंपटीशन के एनवायरनमेंट को आसानी से स्कैन कर पाए, एनालाइज कर पाए। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज़ पब्लिक। देखिए, माइक्रो एनवायरनमेंट का फिफ्थ और वेरी इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट आता है, एलिमेंट आता है, वो आता है पब्लिक। अब यहाँ पब्लिक को समझना बहुत जरूरी है। पब्लिक है क्या? देखिए, पब्लिक कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी पर्सन का ग्रुप। ये किस तरीके के ग्रुप पर्सन हो सकते हैं? जिनका हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेज में एक्चुअली पोटेंशियल, यानी कि वास्तविक संभावित, उनका हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है। अब क्योंकि उसका हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है, इसलिए वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। अब पब्लिक में दोनों ही तरह के लोग हो सकते हैं। वो हमारे प्रोडक्ट के यूज़र भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो हमारे प्रोडक्ट के यूज़र ना हो, लेकिन फिर भी वो हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को इम्पैक्ट करते हो। पब्लिक के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? देखिए, पब्लिक के अंदर आता है एक मीडिया पब्लिक। अब मीडिया पब्लिक क्या है? देखिए, इसके अंदर सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, वो सारे आते हैं जो हमारे, हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारी बिजनेस यूनिट के बारे में कोई न्यूज़ एडवर्टाइज करते हो, कोई न्यूज़ पब्लिश करते हो। अब ये जो न्यूज़ वो पब्लिश कर रहे हैं अपनी मर्जी से, वो हमारे लिए फेवरेबल भी हो सकती है और हमारे लिए एडवर्स भी हो सकती है। अगर मान लीजिए वो न्यूज़ जो है हमारे फेवर में है, तो वो हमारे बिजनेस पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए वो जो न्यूज़ है वो एडवर्स है, हमारे नेगेटिवली कोई कमेंट डाला गया है, तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस एंटरप्राइज को बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। तो इसलिए इस पब्लिक के इस मीडिया ग्रुप को भी बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करते रहना चाहिए, और कंपनी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो टाइम टू टाइम जो है मीडिया के थ्रू अपनी पॉलिसी को, अपनी स्ट्रेटेजी को डिस्कशन करे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, जिससे फ़ायदा ये होगा कि उस कंपनी की जो ब्रांड इमेज है पब्लिक में, वो बिल्कुल पॉजिटिवली बनेगी। अगर मान लीजिए वो कोई अच्छी एक्टिविटी कर रही है, कोई किसी तरीके के मान लीजिए चैरिटेबल वर्क कर रही है, या
पुअर पीपल को हेल्प करे, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी कर रही है तो उसे इस मीडिया के थ्रू जो है हाईलाइट करना जरूरी है, जिससे कि उसकी जो इमेज है वो पॉजिटिव बन सके और कंपनी जो है आसानी से जो है अपने कंपटीटर पे एज गेट कर सके। सेकंड जो आता है दैट इज लोकल पब्लिक। अब ये लोकल पब्लिक क्या है? देखिए, लोकल पब्लिक वो लोग हैं जो बिजनेस यूनिट के आसपास रहते हैं। अब ये कई बार क्या होता है कि जो बिजनेस यूनिट के आसपास रहते हैं, कई बार ये मुद्दा उठा लेते हैं, इशू उठा लेते हैं, वो होता है एनवायरनमेंट का, खासकर एनवायरनमेंट पोल्यूशन का, कि आपकी जो बिजनेस यूनिट है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है और जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे आ रहा है। और इसका वजह से कई बार क्या होता है कि उस पब्लिक के प्रोटेस्ट में, उसके दबाव में कई बार बिजनेस एंटरप्राइजेस को अपना जो बिजनेस ऑपरेशन है, यानी कि अपनी जो वर्किंग है, उसे सस्पेंड करना पड़ता है। और कई बार क्या करना पड़ता है, उसे जो है पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड बड़े बड़े इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं ताकि वहाँ पर पोल्यूशन कम से कम हो। अगर मान लीजिए जो प्रोटेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई बार बिजनेस यूनिट के लिए इतना खतरनाक हो जाता है कि उन्हें अपना बिजनेस यूनिट जो है उस पर्टिकुलर प्लेस पे बंद करना पड़ सकता है, शट डाउन करना पड़ सकता है। तो इस लोकल पब्लिक, जैसा मैंने पहले कहा कि जरूरी है इस लोकल पब्लिक से भी टाइम टू टाइम कम्युनिकेट कर सके। अब उसके लिए क्या है? उसके लिए जरूरी है कि जो उसकी इमेज है उस लोकल पब्लिक में बहुत ही पॉजिटिवली बने। और वो कब बनेगी? जब बिजनेस एंटरप्राइजेस उस तरीके की अपॉर्चुनिटी जो है वो लोकल पब्लिक को प्रोवाइड करेगा। जस्ट लाइक एम्प्लॉयमेंट में उस लोकल पब्लिक को प्रेफरेंस दे, मतलब जब भी उनको नौकरी लगानी है लेबर की, जरूरी नहीं है हाई लेवल के वहाँ पर लोग अवेलेबल हो। अगर मान लीजिए उस क्वालिटी के लोग अवेलेबल नहीं है तो भी आप लोअर लेवल पे, खासकर लेबर लेवल पे या फोर्थ क्लास में या फिर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर आप उस लोकल पब्लिक का दे सकते हैं, इनकी जो नज़दीक रहने वाले हैं। उससे भी आपकी जो इमेज है वो पॉजिटिव आएगी और जो प्रोटेस्ट है वो कंपेरेटिवली कम होगा। इसके अलावा बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ है उसमें बिजनेस को पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे कि जो लोकल पब्लिक है, जिनके आसपास के लोग हैं, उसके बीच में बिजनेस एंटरप्राइजेस की जो छवि है, जो इमेज है, वो काफ़ी पॉजिटिव बन पाएगी। तो देखिए, आज जो हमने डिस्कस किए वो हमने डिस्कस किया सबसे पहले कि इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के कंपोनेंट, यानी कि सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो टाइप का होता है, जैसे माइक्रो और मैक्रो। हमने माइक्रो जो एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, उसके जो एलिमेंट्स हैं 5, उनके बारे में डिस्कस किया। अब जो सेकंड पार्ट है, इनकी जो मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, उसके क्या डेफिनेशंस हैं उनकी, उसके क्या एलिमेंट्स हैं। ये सारे एलिमेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आज हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया है उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, उस क्वेरी को, उस सजेशंस को आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप अपनी क्वेरी या सजेशन हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर 8683838931 पर। आप अपनी क्वेरी या सजेशन हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी gulianiclasses@gmail.com पर। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।